नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस का, तो यह पेपर 4 पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में भाषा के नाम से जानते हैं। यह पेपर भाषा के ऊपर ही डिपेंड है। इस पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पेपर में सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें 3 यूनिट है। 3 यूनिट में नंबर फर्स्ट लैंग्वेज पॉलिसी, सेकेंड 4 स्किल जिसको हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे लिसनिंग में मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होगा, ये चीज़ हमको पढ़ना है। उसके बाद हम यूनिट 3 का बात करते हैं। तो यूनिट 3 में हमको पढ़ना है टीचिंग एंड मेथड। तो सबसे पहले जैसे यूनिट 3 में टीचिंग, हम किस मेथड के माध्यम से टीचिंग कर सकते हैं। जैसे जनरली आप देखेंगे तो सारे पेपर में, पेडागोगी पेपर में अपने अपने सब्जेक्ट का मेथड और टेक्निक्स होता है। उसी तरह से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में, पाठ्यक्रम में भाषा, इसका अपना मेथड और टेक्निक्स होगा। तो सबसे पहले जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी पेपर हिंदी मेथड में जो हम मेथड यूज करते हैं, इंग्लिश मेथड में जो यूज करते हैं, उस मेथड और टेक्निक्स को हमको यहाँ पढ़ना है। तो ये तो यूनिट 3 का बात हो गया। तो जैसे अब यूनिट 1 में हम बात करते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसीज में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो लैंग्वेज पॉलिसीज में 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। नंबर फर्स्ट 3 लैंग्वेज फार्मूला, सेकेंड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसके बाद टॉपिक 3 कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। तो नंबर फर्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसको हम TLF के भी नाम से जानते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप सभी लोग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, हमको लैंग्वेज क्यों आवश्यकता है, हम क्यों लैंग्वेज सीखते हैं, ये सब चीज़ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पे बात करते हैं कि लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो जैसे जनरली आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में जनरली भाषा, बहुत तरह के भाषा बोले जाते हैं। लगभग 1650 भाषा का रिकॉर्ड हमको पता चलता है कि भारत में लगभग 1650 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कुछ भाषाएं प्रमुख हैं जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, या फिर आप कह सकते हैं संथाली, मैथिली, ये सब भाषा प्रमुख भाषा है। उसमें राज्य भाषा के रूप में अगर कि आप जाते हैं तो राज्य भाषा के रूप में हिंदी का स्थान मिला हुआ है। इसका कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कि हम इसमें लेते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकती है। तो सबसे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे अभी भारत का राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी का स्थान दिया गया है। तो जैसे एक लैंग्वेज हमारे पास हिंदी हो गया। उसके बाद हम जब बात करते हैं तो कोई एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज का हम बात करते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य है भारत में कि इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज को सिर्फ हम इंग्लिश को फोकस ज़्यादा करते हैं,
क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बनते जा रही है। इसके चलते टीचर हो या स्टूडेंट या एजुकेशनल फील्ड में इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। लेकिन आप अगर वैसे देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टॉप 3 लैंग्वेज है, तो नंबर 1 पे आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चाइना का मदारनी भाषा है। इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं कि सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मदारनी भाषा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश और तीसरे नंबर पर स्थान आता है हिंदी। तो ये जो टॉप 3 लैंग्वेज हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश, अगर कि हम हिंदी और इंग्लिश को आपस में कंबाइंड करते हैं तो इसको हम 2 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से जाना कह सकते हैं। 2 लैंग्वेज द्विभाषी सूत्र या 2 लैंग्वेज फार्मूला इसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट एक भाषा को अगर कि हम जानते हैं, क्योंकि राजभाषा सबके लिए अनिवार्य है और यह एक संपर्क की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, इसलिए हम इसको सभी लोग जानते हैं। उसके बाद एक कोई ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज की जब बात आती है तो इसमें हम ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज में विभिन्न कमिटियों के रिकमेंडेशन के माध्यम से इंग्लिश का स्थान आता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 2 लैंग्वेज फार्मूला। और आज़ादी के समय से आप देखेंगे तो 2 लैंग्वेज फार्मूला तक कंसेप्ट बना हुआ था और लोग विरोध भी नहीं करते थे। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो उसमें एक और रीजनल लैंग्वेज की बात आती है, क्षेत्रीय भाषा। जैसे झारखंड में आप क्षेत्रीय भाषा के बात करते हैं तो झारखंड में लगभग 15 भाषा क्षेत्रीय भाषा है। जैसे हम उसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से झारखंड के क्षेत्रीय भाषा है। जैसे नंबर 1 संथाली, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली हो। उसके बाद बंगला, उर्दू, उड़िया हो। ये सब रीजनल लैंग्वेज है जिसको हम क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। तो जैसे एजुकेशन, बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात आई कि छात्रों को एजुकेशन किस माध्यम से दिया जाए, और ये समस्या आप जनरली देखेंगे तो ये समस्या ऑल ओवर वर्ल्ड में एक समस्या आती है कि बच्चों को उस देश में, जिस देश के बच्चे हैं उनको किस माध्यम में एजुकेशन दिया जाए। और हमारे भारत में अक्सर कुछ ज़्यादा ही समस्या है कि हम किस लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दें। क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम लोग सभी लोग, हमारा भाषा राजभाषा हिंदी है, लेकिन जब बात आती है तो अपने बच्चे हो या दूसरे के बच्चे हो, आज हम पब्लिक स्कूल में भेजते हैं कि नहीं हमको जानना इंग्लिश है। और बच्चे की कंडीशन ये होती है कि घर में बोलते हैं हम लोग हिंदी या भोजपुरी, मगही, और बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ उनको इंग्लिश सीखना पड़ता है। और ऐसा माहौल बन जाता है कि आज के बच्चे इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो ना अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं और ना अच्छे से इंग्लिश। आज आप किसी भी स्कूल के बच्चे को देखेंगे तो ये आपके सामने आएगा समस्या कि आज हम अगर हायर एजुकेशन का भी जब बात करते हैं या प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन में, तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही शब्द को जानते हैं, हिंदी में नहीं जान पाते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तो खैर हिंदी माध्यम या हिंदी मीडियम में ही जानते हैं। तो ये तो समस्या हमारे यहाँ है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये लैंग्वेज का जो कंसेप्ट, जैसे क्योंकि भारत में प्राचीन काल से बच्चों को शिक्षा देने की बात देती रही, बच्चों को दिया गया है। जैसे प्राचीन काल में हम बात करते हैं तो वैदिककालीन शिक्षा कि वैदिककालीन जो शिक्षा व्यवस्था था उसमें भी किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दिया जाए। उसके बाद आप आएंगे तो बौद्ध शिक्षा या जैनिक शिक्षा, या फिर उसके बाद आप इस्लाम शिक्षा, या आप कंसेप्ट समझेंगे इस्लाम शिक्षा। उसके बाद आप कह सकते हैं
ब्रिटिश शिक्षा या उसको आप ईसाई मिशनरियों के द्वारा शिक्षा। उसके बाद 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत उस समय अपने बच्चे को किस माध्यम में शिक्षा दे, एक समस्या भारत के सामने आई। तो आप प्राचीन काल में जाके देखेंगे, जैसे आप नोट्स भी कर सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा परंपरा बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। तो चूंकि वहाँ पे गुरुकुल परंपरा चलती थी और संस्कृत भाषा की ज़्यादा प्राथमिकता थी और सभी भाषाओं का जननी संस्कृत भाषा को बोला गया है, जिसके चलते वैदिक कालीन शिक्षा परंपरा में हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि वैदिक कालीन शिक्षा परंपरा भारत में जब चल रही थी उस समय बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता था गुरुकुल परंपरा में उसका माध्यम आचार्यों के द्वारा संस्कृत हुआ करता था। और आप वहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ते गया, प्राचीन काल वैदिक कालीन शिक्षा धीरे धीरे समाप्त होते गया। उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा, बौद्धिस्ट, उसमें बच्चों को जो शिक्षा दिया गया वो पाली भाषा में दिया गया या प्राकृतिक भाषा में दिया गया। उसके बाद जैनिज्म में आप आएंगे तो जैनिज्म में भी आपका जो दिया गया है भाषा, जैनिज्म दर्शन में जो भाषा का माध्यम हुआ है वहाँ पे जैनिज्म भाषा में अपभ्रंश, पाली या उसको आगम जैसे भाषाओं का शब्द भाषा का उपयोग किया गया है। आप उसके बाद भारत के हिस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस्लाम 712 ईस्वी में जब से भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ है उसके बाद से इस्लाम शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अपना प्रभाव डाला है। इसमें अपना अरबी, फारसी जैसे भाषाओं का ज़्यादा यूज किया गया, उपयोग किया गया। उसके बाद आप 1947 के बाद देखेंगे, 1947 से पहले कि आपका 1857 ईस्वी के बाद जब अंग्रेज भारत पे धीरे धीरे अपना प्रभाव डालने लगे तो वहाँ पे आप सभी लोग लॉर्ड मैकाले नीति के से परिचित होंगे कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा में, चूंकि किसी भी देश में आपको अगर कि राज्य का अपना प्रभाव डालना है तो सबसे पहले वहाँ पे उनके संस्कृति, उनकी भाषा, ये सब पे आपको अपना प्रभाव डालना पड़ेगा। तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले ऐसे भाषा का उपयोग किया जिसको हम आज अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड मैकाले ने आज भारत में वही बीज बोया कि 1857 के बाद भारत की शिक्षा पद्धति धीरे धीरे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, ये सारे एजुकेशन को धीरे धीरे इंग्लिश के प्रभाव में के माध्यम से दिया जाने लगा। उसके बाद आप देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, जब भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ तो सबसे पहले अपने यहाँ बच्चों को शिक्षा किस माध्यम में दिया जाए, ये प्रश्न सबके सामने उठा। और उस समय हायर एजुकेशन में एक कमिटी रिकमेंडेशन हुआ, राधा कृष्ण आयोग कमेटी का रिकमेंडेशन किया गया और उनको हायर एजुकेशन में शिक्षा के बारे में बताने के लिए बोला गया कि आप हायर एजुकेशन में बताएं कि किस भाषा में या हायर एजुकेशन का क्या कंसेप्ट होना चाहिए, तो ये और कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो उस समय तक भारत के सामने एक ऐसी स्थिति आ खड़ी थी कि वे 2 लैंग्वेज फार्मूला पे काम कर रहे थे, जिसका हमने जिक्र किया। जैसे 2 लैंग्वेज फार्मूला, एक हिंदी और दूसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश का बात आती है। तो इस तरह से 2 लैंग्वेज फार्मूला पे हो रही थी। उसके बाद मुदालियर आयोग या फिर कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, जितने भी आयोग का रिकमेंडेशन हुआ आप देखेंगे तो जनरली उसमें कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे ज़्यादा प्रभाव उनका आयोग का सिफारिश है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को स्टूडेंट के बीच अपनाया जाए। तो सबसे पहले सन 1961 ईस्वी में
मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहाँ पे, चूंकि आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, यहाँ आप नॉर्थ में जाएंगे तो कोई और भाषा चल रहा है, साउथ में कोई भाषा और चल रहा है, ईस्ट में कोई और, वेस्ट में कोई और। तो कहने का मतलब कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, कहीं रीजनल लैंग्वेज का प्रभाव है, कहीं राजभाषा का प्रभाव है, तो कहीं अंग्रेजी का प्रभाव है। जैसे हम भारत को जनरली बांटेंगे तो देखेंगे कि लगभग उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ये जो उत्तर भारत का एरिया है, यहाँ पे राजभाषा के रूप में हिंदी को हम ज़्यादा अपनाते हैं और हिंदी बोलने वालों की संख्या यहाँ पे अधिक है। इसी के जस्ट विपरीत अपोजिट आप अगर कि साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी की जगह पे वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये भाषा का भी प्रभाव अधिक है और दूसरे भाषा के रूप में वहाँ अंग्रेजी बना हुआ है। उसी तरह से आप बंगाल, उड़िया में जाएंगे तो एक भाषा उड़िया और दूसरी भाषा इंग्लिश के रूप में है। वहाँ पे भी राष्ट्रभाषा वहाँ पे भी है, लेकिन आप अक्सर देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव ज़्यादा है। उसी तरह से आप बंगाल में जाएंगे तो क्षेत्रीय, जैसे बंगला का, और एक दूसरा माध्यम अंग्रेजी है। तो ये कहने का मतलब कि जब 1961 ईस्वी में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया गया, क्योंकि उससे पहले मुदालियर आयोग बन चुका था और उनका कंसेप्ट भी आ चुका था कि किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दिया जाए, तो 1961 में जितने भी मुख्यमंत्री थे उनका एक सम्मेलन किया गया और उसमें एक ऐसा कंसेप्ट लाया गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को रूप दिया जाए। तो उस समय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से हम जानते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से हम जानते हैं, गठन किया गया और सन 1968 ईस्वी में उन्होंने अपना सिफारिश सरकार की सिफारिश या सुझाव सरकार के सामने पेश किए। सबसे पहली भाषा के रूप में कौन सा भाषा अध्ययन की जाए, तो वहाँ पे पहली भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन किया जाए। जैसे मातृभाषा में जो भी या प्राथमिक शिक्षा जो भी बच्चों को दिया जाए वो मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को, जो राजभाषा के रूप में है, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी के रूप में। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हिंदी भाषी राज्य और गैर हिंदी भाषी राज्य, तो कोठारी कमीशन ने भी यही कंसेप्ट लिया कि 2 तरह से स्टेट को बांटने का कोशिश किया कि हिंदी भाषी राज्य कौन से हैं और गैर हिंदी भाषी राज्य कौन से। उत्तर भारत को आप हिंदी भाषी राज्य कह सकते हैं और साउथ यानी दक्षिण भारत को गैर हिंदी भाषी राज्य आप कह सकते हैं। उसी तरह से तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्य में तीसरी भाषा अंग्रेजी और दूसरी भाषा के रूप में अध्ययन न की गई कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो। उसके बाद जब हम बात करते हैं गैर हिंदी भाषी राज्य में तीसरी भाषा अंग्रेजी या दूसरी भाषा के रूप में अध्ययन न की गई कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो। उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में देश के कुछ भागों में त्रिभाषा सूत्र को लेकर संतोषजनक, या आप कह सकते हैं कि इसके विवाद धीरे धीरे बढ़ते गए और आंदोलन होने लगे। तो वहाँ पे कैब या फिर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने त्रिभाषा सूत्र के रूप में अपना दिशा निर्देश दिए कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, जैसे भाषा शिक्षण को न केवल बच्चों की पढ़ाई जाने वाली भाषाओं को संख्या बल्कि रणनीतियां तैयार करने की दृष्टि से भी बहुभाषा होने की आवश्यकता है, जो बहुभाषीय कक्षा का संबोधन हो। बच्चों को गृह भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। उसी तरह से गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी इनका कंसेप्ट आया कि सारे बच्चे को MIL, जैसे अभी हम MIL पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का भी अध्ययन करते हैं, तो ये आगे चल के आया। अब उसके बाद हम जब बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र राज्य सरकार के साथ साथ परामर्श करके उनके द्वारा कार्यान्वित किया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे पांडिचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, त्रिपुरा हो गया, वहाँ में अभी भी आप राज्य में जाएंगे
तो हिंदी भाषा को स्कूल में जगह नहीं मिल पाया है। और चूंकि भारत एक विविध